मित्रों, इस वीडियो में मेरा ये कहना है कि अगर यूपीएससी में कोई रियल लाइफ इकोनॉमी के सवाल पूछे जाएं तो उसमें संविधान के हिसाब से सॉल्व करने मत बैठो। जो आपके इकोनॉमी के नोट्स में या अखबारों में है उस हिसाब से सॉल्व करें। ये वीडियो बनाने की प्रेरणा और कारण मुझे इसलिए मिला कि अभी मुझे एक विद्यार्थी ने ईमेल भेजा कि देखिए 2018 की आईएएस प्रीलिम में ऐसा पूछा था कि स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल होते हैं कि नहीं। अब इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़े अलग जवाब बन रहा है, इकोनॉमी के नोट्स में तुम्हारे अलग जवाब दिया है, मामला क्या है? तो ये तो एक प्रश्न हुआ ट्रेजरी बिल का। ऐसा एक और भी पूछा था 2021 में कि आरबीआई पे सरकार का नियंत्रण, दोनों ही आराम से समझते हैं। वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन पहले तो पढ़िए। 4 3 2 1। अब मैं आपको टॉपिक पहले समझाता हूँ, फिर इसे सॉल्व करते हैं कि यूनियन और स्टेट दोनों को लोन में पैसे जो चाहिए तो ये सारा प्रबंधन आरबीआई करता है। आरबीआई इज द पब्लिक डेट मैनेजर फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट, और ये सब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिलती है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। दूसरी बात, अब ये सरकारों को जो लोन चाहिए तो आरबीआई इन्वेस्टर से पैसा उठाता है। तो एक तरफ आप आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, उसके बदले आरबीआई आपको अलग अलग सिक्योरिटीज देता है जिसपे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ब्याज और मूलधन आपको वापस मिलता है। अब ऐसे जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, डिपेंड करता है कि ये जो सरकारों ने लोन लिया है वो कितनी लंबी अवधि का है। अगर 1 साल से कम का लिया है तो हो सकते हैं ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस वगैरह। अगर 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए लोन लिया है तो यूनियन गवर्नमेंट का होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्टेट गवर्नमेंट की होती है स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स। तो यहाँ तक जो समझा तो पहला तो वाक्य गलत है, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि आरबीआई राज्य सरकार का काम नहीं देखता, तो वो तो गलत हो गया। इस हिसाब से आप एलिमिनेशन में अतर लगाओ तो ए और डी तो चला गया। अब जो बाकी ऑप्शन बचे दोनों में आप पाएंगे थर्ड स्टेटमेंट तो कॉमन है, तो उसको तो बिना पढ़े भी आप सही कर देंगे। तो अब हर चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, कि ट्रेजरी बिल केवल भारत सरकार के होते हैं और राज्य सरकार के कोई ट्रेजरी बिल नहीं होते। मामला समझते हैं। ये पूछ क्या रहा है कि देखो 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए तो ट्रेजरी बिल इशू जो किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं कि नहीं। तो अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो आर्टिकल 266 के हिसाब से हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल से पैसा लेके आता है और वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में वो पैसा संग्रहित किया जाता है। लेकिन अगर आरबीआई की वेबसाइट पर पढ़ें तो नहीं, टर्म वाले ऐसे सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते। स्टेट गवर्नमेंट के केवल लॉन्ग टर्म वाले सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स। आपको फिर भी दिल की तसल्ली चाहिए तो उनकी वेबसाइट मैंने लिंक दिए, आप जाके पढ़ सकते हैं। खैर, अब ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है। तो ये 2018 के अंदर सीरीज ए 56 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें जवाब है सी, 2 and 3 ओनली। उसका मतलब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल होते हैं कि नहीं, आरबीआई बोलता है नहीं होते हैं, और यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की भी उस हिसाब से गई है। यानी कि संविधान में क्या लिखा है उस हिसाब से इकोनॉमी के रियल लाइफ क्वेश्चन के आंसर नहीं देखती यूपीएससी। तो वीडियो पॉज करके फिर से आप करेक्ट आंसर देख लीजिए, 4 3 2 1। अब यहाँ पर एक और मजे की बात है कि ये जो यूट्यूब पर गैस मास्टर्स होते हैं कि बिना पढ़े भी तुम तो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो बाय मेटा कीवर्ड एनालिसिस, कि अगर कोई भी एक्सट्रीम वर्डेड सेंटेंसेस होते हैं तो हमेशा गलत होते हैं। तो उस हिसाब से तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि वो क्या बोलता है कि आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं देखता और स्टेट गवर्नमेंट की कोई ट्रेजरी बिल नहीं होती, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। उस हिसाब से जवाब होना चाहिए बी, 3 ओनली, लेकिन ऐसा तो है नहीं। खैर मित्रों, मेरे जो इकोनॉमी के नोट्स हैं उसमें तो पहले से ये चीज़ करेक्ट ही दी थी जैसा रियल लाइफ में है, तो इसके बाद भी अगर कोई मुझे मेल भेजे तो मेरा यही जवाब रहेगा, मैं उसको ये वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब तीसरा स्टेटमेंट, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। ये हमको पता हो या ना हो फिर भी एलिमिनेशन से जवाब तो बन गया, लेकिन फिर भी इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार को लोन में पैसा चाहिए 1 साल से कम, तो ट्रेजरी बिल इशू किए, उस पर लिखा होगा 100 रुपये, तो वो हुई उसकी फेस वैल्यू, और ये मान लो 14 दिन की टेन्योर अवधि के हैं। अब आरबीआई आपको मतलब इन्वेस्टर को ये देगा तो कहेगा देखो मैं 7% डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ, यानी कि 100 रुपये का माल 93 रुपीज़ में आप खरीद रहे हैं इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 93। और फिर 14 दिन के बाद आरबीआई कहेगा मैं इस चीज़ को वापस फेस वैल्यू, जिसको पार वैल्यू भी कहते हैं, उस पर मैं रीपर्चेज कर दूंगा। तो अब आप इन्वेस्टर हैं, आप आरबीआई को वापस रीसेल कर रहे हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है 100 रुपये। तो ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वही इन्वेस्टर का प्रॉफिट है। तो बस यही बात वो उधर पूछ रहा है कि ट्रेजरी बिल्स आर ऑफर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम पार वैल्यू। पार वैल्यू को फेस वैल्यू भी कहते हैं। ये भी सब अपने इकोनॉमी नोट्स में दिया है। कुछ लोग ये फरियाद करते तुम बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें लिखते हो, भाई पूछता है इसलिए लिखते हैं। एक और आपको ज्ञान की बात बताऊं, इकोनॉमी के एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे तो इंग्लिश वाला सेंटेंस पढ़िए, हिंदी वाला मत पढ़िए। अब जैसे यही तीसरा सेंटेंस था, देखिए हिंदी में क्या लिखा उन्होंने, कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य के बट्टे पर जारी किए जाते हैं। क्या है भाई, सीधा अंग्रेजी पढ़ो, ज्यादा विजुलाइज आप कर पाओगे। ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। मित्रों, चाहे इकोनॉमी के सवाल हो या साइंस के सवाल हो, आप जिद मत करो कि हिंदी माध्यम हिंदी माध्यम। रेस का घोड़ा बनो, विक्टिम मत बनो। पास आपको होना है तो मजबूत होना पड़ेगा। इंग्लिश से पढ़िए
तो आसानी आपको रहेगी। अब ये जो बाबू सोनों की आदत होती है, वकील बन जाना, बाल की खाल निकालना, ये पिछले साल भी इन्होंने बहुत किया था कि क्या आरबीआई की एलएफ विंडो में एनबीएफसी वाले आ सकते हैं कि नहीं। उसमें भी मैंने जो कहा था उस हिसाब से ऑफिशियल आंसर की में भी वही बात थी। और इसके भी पहले पूछा था कि सीएसआर में जो खर्च होता है उसका परसेंटेज के बारे में प्रश्न था, उसमें भी ये लोग वकील बन गए थे बाबू सोने। हालांकि मैं तो कई सालों से ये पेपर्स देख रहा हूँ, तो मैंने जो आंसर बताया था ऑफिशियल आंसर की भी वही थी। तो मैं ये अहंकार या टू रब इट ऑन योर फेस इसलिए नहीं बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वकील की तरह आप मत पढ़ो इकोनॉमी, एक जनरल स्टूडेंट की तरह पढ़ो। यार ये पहला प्रश्न था ट्रेजरी बिल के बारे में जिसमें विवाद हुआ संविधान को लेके। ऐसा एक और प्रश्न है आरबीआई पर सरकारी कंट्रोल के बारे में। वीडियो पॉज करके ये सेकंड क्वेश्चन आप पढ़िए 4 3 2 1। तो प्रश्न ये है कि भारत सरकार आरबीआई को सब ऑर्डर देती है, ऐसा पावर कहां से आता है? क्या संविधान से आता है? क्योंकि लोग उसमें जाए देखो 7 शेड्यूल और उसमें ये लिखा है वो लिखा है, तो बैंकिंग और इकोनॉमी पर केंद्र सरकार बोल सकती है। तो ऑफिशियल आंसर की कहती है नहीं, संविधान में ये पावर नहीं है। आरबीआई एक्ट 1934 और उसके सेक्शन 7 में ये सारे पावर है। मामला समझते हैं। देखिए आरबीआई की 100% मालिकी भारत सरकार के पास है। तो जैसे कंपनियों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है, उसमें भी भारत सरकार के सब चहीते लोग बैठते हैं और उसके नीचे ये आरबीआई गवर्नर काम करता है। इस कारण से भारत सरकार अपनी बात मनवा सकता है और ये सारी मैटर लिखी है आरबीआई एक्ट सेक्शन 7 में। तो आप सेकंड स्टेटमेंट फिर से पढ़ो 4 3 2 1। वो क्या कहता है कि हमारे संविधान में कुछ लिखा है उस हिसाब से भारत सरकार आरबीआई को आदेश देती है, तो ऐसा नहीं है। वो आरबीआई का सेक्शन 7 है कानून का। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, उसको एलिमिनेट करो, अपने आप जवाब बन जाता है सी 1 and 3 ओनली। अब असल में मित्रों ये जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन 7 है, आपका इतनी थियोरी कौन पढ़ के जाएगा? असल में ये 2018 में आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। उन दोनों का झगड़ा चला था। अरुण जेटली की जीत थी कि आप प्रॉफिट में से हमको ज़्यादा डिविडेंड दे दो, और आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं नहीं दूंगा। तो ये सब नोटिसें जारी की गई थी। अब आप देखिए कि 2018 में जो मैटर करंट अफेयर्स में थी, यूपीएससी ने प्रश्न कब पूछा? 2021 में। हालांकि मैंने तो 2018-19 से ही अपने नोट्स में तो अवेलेबल था ही। तो इस कारण से आप समझो कुछ लोग ये जो नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये मुनाल ज़्यादा पढ़ाते हैं, इसके नोट्स बहुत लंबे होते हैं, तो मैं आपको हाथ रुमाल पे भी नोट्स बना के दे सकता हूँ, लेकिन उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगी आपकी। फीस ली है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिनको खुद मेहनत नहीं करनी है अच्छा मटेरियल बनाने की, वो दूसरों पे आजकल कीचड़ उछाल रहे हैं। इकोनॉमी जो आप पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट की तरह पढ़ो, विद्यार्थी की तरह पढ़ो, उसको वकील की तरह मत पढ़ो, वरना आपके जवाब गलत दिशा में जाने। और ये सब वकील बाबू शो ने, उनको मेरी सलाह ये तुम सूट्स जैसी सब वेब सीरीज देख के मत आया करो, क्योंकि वो फिर ऐसा समझते हैं कि एक एक शब्द में ऐसा बारीक बारीक नुक्स निकाल के उधर जो उनका वेब सीरीज का हीरो कोर्ट में केस जीत जाता है, तो इकोनॉमी के सवाल भी इस तरह से बनाया जाए ऐसा नहीं है भाई। वो पॉलिटी का दिमाग पॉलिटी में चलाओ, इकोनॉमी में उस टाइप का वो सवाल नहीं बनाता। आप ढेर सारे पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, तब आपको एक क्लैरिटी आएगी। तो सेल्फ स्टडी करने पर सक्सेस है अपन किसके लिए है? जो रेस का घोड़ा है, कि जो ट्रैक मिक्स नहीं करता है कि मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो बस इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, फिर मैं वकील नहीं बन रहा, वकील मेरे को बनना है, मैं पॉलिटी पढ़ूंगा। तो रेस के घोड़े सेल्फ स्टडी से सक्सीड हो सकते हैं। सड़क के जो सांड होते हैं, नुक्कड़ में इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका कल्याण हो नहीं सकता। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि माँ के पेट से सब रेस के घोड़े पैदा होते हैं, पर आपका अगर वो अप्रोच नहीं है तो ढंग के टीचरों से आप पढ़िए, दे विल हेल्प यू। क्योंकि समझ कोई कुछ कितना भी पढ़ा दे, अल्टीमेटली तो रटना तो आपको ही है, लेकिन अच्छे अनुभवी टीचर से पढ़ेंगे, आपकी वो एक क्लैरिटी लाता है आपकी तैयारी के अप्रोच में। लोकेश कनगर आजकल लॉकी वर्स है, वो ऐसा कि उसने बहुत सारी फिल्में बनाई, वो सब एक सूत्र में अल्टीमेटली बन जाती हैं। तो उसी तरह अनअकैडमी का शुरू हुआ है पावर हाउस बैच, मतलब उसमें अलग अलग कोर्सेज बहुत सारे चलते हैं, लेकिन वो एक ही झंडे के नीचे आ जाते हैं। केवल 9,999 में प्रीलिम्स का जीएस और प्रीलिम्स का सीसेट सब कुछ। और मैं आपको स्पेसिफिक तारीखें बताऊं कि पिछले महीने 17 नवंबर से सुदर्शन सर ने ज्योग्राफी शुरू किया, वो भी पावर हाउस बैच का हिस्सा है। 8 दिसंबर सोमवार से प्रतीक सर हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा होगा। 25 दिसंबर गुरुवार से मेरा इकोनॉमी का नेक्स्ट कोर्स आएगा, वो भी इसका हिस्सा है प्रीलिम्स के लिए। और सीसेट का इस सीजन का आखिरी बैच, वो भी इसी पावर हाउस बैच का हिस्सा है। तो ये सब कुछ आप कंबाइन करें ओनली 999 के अंदर, एक काफी अट्रैक्टिव ऑफर है। वरना केवल अकेला सीसेट भी अगर आप जुड़े तो वो 7,500 रुपए उसकी फीस चल रही है, जबकि इसके साथ कंबाइन आप ले रहे हैं तो लेस देन 10,000 में सब कुछ मिल रहा है। हालांकि मैं क्लैरिटी भी आपको देना चाहूँ कि जो पावर हाउस नाम के सब बैच चल रहे हैं, गलत एक्सपेक्टेशन से आप ज्वाइन ना करें। ये उनके लिए है कि जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हैं, क्योंकि हम लोग अब दिसंबर में आ रहे हैं और मई महीने में परीक्षा है। तो जिनकी एकदम जीरो से तैयारी करनी, अगर वो ऐसा सोचे दिसंबर से मई में सब कुछ पढ़ के मेरा प्रीलिम्स हो जाए, वो बहुत मुश्किल है, कंसीडरिंग द लेवल ऑफ कंपटीशन, कंसीडरिंग द लेवल ऑफ
एग्जाम, तो उनको दिल छोटा नहीं करना है, वो भी कोई माँ के पेट से सब कुछ पढ़ के आप नहीं आ सकते, लेकिन फिर वो ज्वाइन करें हमारे फाउंडेशन बैचेस 2027 के लिए, कि अगले 18 महीनों में प्रीलिम से लेके मेंस, एनसीईआरटी से एडवांस, बुनियाद से लेके ऊपर तक सब कुछ हम पढ़ेंगे 2027 के लिए। उसकी भी फीस अभी ये फ्लैश सेल ऑफर के तहत 25,000 के आसपास चल रहा है, जिसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, मेंस के सारे कोर्सेज सब कुछ शामिल है। अलग से हमारे ऑप्शनल के बैचेस भी चल रहे हैं, और अनअकैडमी के ऐसे ही अलग अलग ऑफरिंग्स का फायदा उठाकर पिछली एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था, और इसमें यदि हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ें तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो ये 30 नवंबर तक में फ्लैश सेल के नाम पे सभी चीज़ों पे 25% डिस्काउंट है यूजिंग द कोड mrunal.org। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, फ़ायदा अवश्य उठाएं। हालांकि समझिए ये सब ऑफर आते जाते रहते हैं, अभी ये है, अभी क्रिसमस आएगा, कोई और ऑफर आएगा। जितना आप जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, आंसर राइटिंग सब कर पाएंगे। बाकी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.